तो हम स्टार्ट करें मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 15। लेक्चर नंबर 15। तो इसके पहले हमने रिवोल्ट ऑफ 1857 देख लिया था कम्प्लीटली। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे इसके इम्पैक्ट क्या क्या हमें देखने को मिले। इसके इम्पैक्ट क्या देखने को मिले। तो यहाँ पे हम बात करें नेचर एंड कैरेक्टर की रिवॉल्ट की। तो नोमेनक्लेचर 1857 म्यूटिनी थी, रिबेलियन था और रिवोल्ट था। मतलब क्या, इसको क्या क्या नाम से और नोमेनक्लेचर से बुलाते हैं 1857 में। तो म्यूटिनी थी कि सिपाही ने अ टैक्टिक ऑफ ट्राइबलाइजेशन। रिबेलियन था गेन एंड कंसेशन फ्रॉम एन ऑपरेसिव पावर। रिवोल्ट था ओवरथ्रो एंड डिस्ट्रॉय दैट पावर। Restorative in nature. Delhi and Bahadur Shah acted as symbol of the old world. Wanted to replace the colonial structure with the older regime. No concept of an Indian nation among the rebels. मतलब यहाँ पे इंडियन नेशन का कोई कंसेप्ट नहीं था, क्या पेन इंडिया कुछ नहीं था। ठीक है, यहाँ पे सब रीजनल रूलर्स थे। आपस रीजनल रूलर थे जो ब्रिटिशर्स से, रीजनल रूलर ब्रिटिशर्स से आपस में लड़ रहे थे। ठीक है, a century of oppression found its expression in the fears created by rumors. ठीक है, अब इस जो क्या बोलते हैं रिबेलियन है और 1857 का रिवोल्ट है, इसमें हमको हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने को मिलती है। बहादुर शाह को काफ़ी सारे हिंदू सोल्जर्स ने बहादुर शाह को काफ़ी सारे हिंदू सोल्जर्स ने सपोर्ट किया था। ठीक है, द ओनली कॉमन ट्रेट अमंग एवरी वन वॉज सस्पिशन ऑफ द ब्रिटिश एलिजली religious. Hindu Muslim were equally affected. Unity was maintained all along the revolt at all levels. Rebels and sepoys, both Hindu and Muslims, respected each other's sentiments. ठीक है, was a planned event. तो ये प्लान्ड इवेंट नहीं था। ठीक है, ये काफ़ी सारी पॉलिसीज जो ब्रिटिशर्स लाए थे, काफ़ी सारी पॉलिसीज जो ब्रिटिशर्स लाए थे, जो सेटलमेंट रूल्स लाए थे, पीजेंट्स के साथ जो बिहेवियर कर रहे थे वो, उसके साथ जो टैक्स लाए थे ब्रिटिशर्स, ये सब एक तरह से धीरे धीरे जो वर्क है ब्रिटिशर्स का, वो एक तरह से पाइलअप होता गया, इकट्ठा होता गया। और बस उसको स्पार्क की ज़रूरत थी, चिंगारी की ज़रूरत थी कि, और वो चिंगारी मिली सिपाही म्यूटिनी से। ठीक है, वो चिंगारी मिली सिपाही म्यूटिनी से। अब इसके रिजल्ट में क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लाया जाता है। अब इस एक्ट में क्या होता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टू इंडिया, मतलब ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टू इंडिया एक बनाया जाता है एक मेंबर को, प्लस इसके साथ 15 मेंबर काउंसिल भी इसको दी जाती है। ठीक है, ये किसके अंडर वर्क करती है, ये वर्क करती है मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया हाउस। ये ब्रिटेन में होता है। ब्रिटेन में एक अलग से मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया हाउस बनाया जाता है, जिसपे जो कि इसी का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टू इंडिया इसी का पार्ट होती है। ठीक है, अब यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो सारी रिपोर्ट पीएम, मतलब एक प्राइम मिनिस्टर इंडिया के लिए हैंडल करने के लिए बनाया गया है, उसको करती है, और ये पीएम जो रिपोर्ट क्राउन को करता है। ठीक है, अब यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टू इंडिया ये सब कुछ देखती है इंडिया में। ठीक है, तो गवर्नर जनरल एंड वायसरॉय ऑफ इंडिया, मतलब यहाँ पे पहले पोजीशन थी, लास्ट में हम देखी थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थी। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें एक और चीज ऐड कर देते हैं, वायसरॉय ऑफ इंडिया, वायसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ये वायसरॉय ऑफ इंडिया क्या करता है, सेम बाकी सारी चीज़ें सेम ही है। यहाँ पे मल्टीपल गवर्नर्स बना रखे, गवर्नर ऑफ बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, ये इन सबको हैंडल करता है। ठीक है, अब कॉन्सिक्वेंस हमें क्या देखने को मिलते हैं रिवोल्ट के, एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसको हम गुड गवर्नमेंट एक्ट भी बोलते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लाया जाता है, जिसको हमने पहले समझा, इसका स्ट्रक्चर हमने इधर देख लिया है। ठीक है, अब 2 अगस्त 1858 में द क्राउन वॉज empowered टू अपॉइंट अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसीज, एंड इट वॉज in accordance with the Queen's proclamation that the title of Viceroy, Crown Personal Representative, was added to the Governor General of India। मतलब यहाँ पे एक और वर्ड सिर्फ एड करा है, बाकी सब पहले जैसे ही है, वाइसरॉय। The supreme executive and legislative authority in India henceforth came to be called the Governor General and the Viceroy. While authority over India had previously been wielded by
directors of the company, directors of the company and the board of control. Now this power was to be exercised by a Secretary of State for India, headed by a council of 15 members to assist him. Office of Board of Control and Court of Directors were abolished. A new ministry was created, India House, headed by Secretary of India, Secretary of State for India, who was a minister of cabinet rank. Secretary of State was a member of British cabinet and as such was responsible to Parliament. Thus, ultimate power over India remained with the Parliament. Provision created for Indian civil services under the Secretary of State. Members of the Indian Civil Service to be appointed on the basis of competition. ठीक है, यहाँ पे Queen Victoria by proclamation announced on 1 November 1858 directly assumed the responsibility of the Indian administration in own hands. Queen Victoria proclaimed that no state would be annexed, no more intervention in religious matters, no religious conversion by force, no discrimination in recruitment of army services. यहाँ पे Victoria became the Empress of India not in 1858 but in 1876. ठीक है, इसके बाद स्ट्रेटेजिक चेंजेस इन द आर्मी क्या क्या करे यूरोपियंस ने. तो यहाँ पे जो यूरोपियन सोल्जर्स हैं उनकी संख्या बढ़ा दी और उनकी काउंटिंग बढ़ा दी. द नंबर ऑफ यूरोपियंस टू इंडियंस इन द आर्मी वाज रेज्ड. Fixed at 1:2 in the Bengal Army, 2:5 in the Madras and Bombay armies. The older policy of excluding Indians from the officer corps was strictly maintained. All sensitive posts were reserved only for the Europeans. European troops were kept in a key geographical military positions. Caste-based battalions were raised. Newspapers, journals, nationalist publications were prevented from reaching the soldiers. ठीक है, इसके बाद हमें देखने को मिलती है व्हाइट म्यूटिनी 1858 के बाद. अब इसका रीज़न होता क्या है कि पहले हमने स्ट्रक्चर समझा था ब्रिटिश की जो आर्मी का, कि ब्रिटिशर्स के पास जो आर्मी वो मेंटेन करते हैं उसके पास रहती थी, यूरोपियन आर्मी में रहती थी. ये यूरोपियन आर्मी है और यहाँ पे इंडियन रेजिमेंट है, इंडियन रेजिमेंट. ठीक है, अब इस यूरोपियन आर्मी में वापस से 2 सेक्शंस होते थे. यहाँ पे होती थी रॉयल आर्मी जो कि क्राउन देता है और यहाँ पे प्राइवेट आर्मी ब्रिटिशर्स की. अब प्राइवेट आर्मी की सैलरी जो है ज़्यादा होती थी, यहाँ पे प्राइवेट आर्मी की सैलरी काफ़ी ज़्यादा होती थी. आगे चल के 1858 के बाद क्या करती है कंपनी, जो क्राउन क्या करते हैं कि प्राइवेट आर्मी को रॉयल आर्मी में मर्ज कर देते हैं. मतलब क्या, अब जो सैलरी रॉयल आर्मी को मिलती थी वही स्टैंडर्ड सैलरी जो है यहाँ पे प्राइवेट आर्मी को भी मिलेगी. ठीक है, अब तो जब इनकी सैलरी कम हो रही है तो क्या और मर्ज कर रहे हैं रॉयल आर्मी में फोर्सफुली, तो यहाँ पे जो प्राइवेट आर्मी है वो रिवोल्ट कर देती है यूरोपियंस के जो कंपनी है क्राउन के अगेंस्ट. अब यहाँ पे कुछ लोगों को मार दिया जाता है, किल कर दिया जाता है, कुछ लोगों को यहाँ पे पनिशमेंट दी जाती है, जेल में डाल दिया जाता है. ठीक है, और इस तरह जो ये रिवोल्ट है सप्रेस कर दिया जाता है. ओके, तो White Mutiny was the unrest that occurred at the dissolution of the European forces of the East India Company in India during the mid-19th century in the wake of 1857 rebellion. Until 1861, there were 2 separate military forces under British control operating in India. One comprised those units of British Army serving tours of duty in India and known as the Queen's Army, and the other were the units of East India Company. The company troops were mixture of European regiments of Britain recruited specifically for service in India, native regiments recruited from the loyalty with British officers. Units of the East India Company received batta, extra allowance of pay to cover various expenditures relating to operations out of the home territories, while British Army units did not. After the mutiny of native units of the company forces in 1857, the Crown took over the affairs of the company. With the takeover of the company's activities, its units were transferred to the Crown. In the negotiations of the terms for the transfer, the Governor General Canning did not give the European forces
नोटिस ऑफ द ट्रांसफर टू द क्वीन आर्मी। ठीक, तो यहाँ पे हमारा वाइट म्यूटिनी और 1858 के रिवोल्ट के बाद, 1857 के रिवोल्ट के बाद जो उस पर इम्पैक्ट पड़ा, हमारा यहाँ पे फिनिश होता है।